नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकीय। और इसमें हम लोग जो मेन आपके सिलेबस में मेंशन जो लिखा हुआ मिलेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कई किताबों में भी, यानी कि धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो कंप्लीट इस चैप्टर में हम लोग जो देखने वाले होंगे मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज है और उस प्रॉपर्टी के दौरान जो भी पॉइंट आएगी उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप बात कर ले एएलपी सीबीटी 2 के एग्जामिनेशन की, तो यहां पर भी आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, तो यहां पे ये टॉपिक आपको पूछे जाने हैं। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप डी में भी आपको एक टॉपिक पढ़ना है फिजिक्स में, और वो टॉपिक का नाम है आपका इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, इसे हम हिंदी में कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी को विद्युत धारा। तो इसमें ही आपको पढ़ना होता है ये पार्ट। तो बहुत डिटेल पढ़ेंगे, भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे यहाँ से। और देखिए ये चैप्टर थोड़ा स्टूडेंट्स को टफ लगते हैं, बट है नहीं टफ अगर आप चीज़ों को समझ लिए तो। अदरवाइज नहीं समझे तो भाई इसके सवाल आपसे बनेंगे नहीं, क्वेश्चन टफ ही लगेगा इसका। और जो हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, हमारा एप्लीकेशन है फोकस स्टडी विद अभी। चाहे एलपी की तैयारी कर रहे हैं, सीबीटी 2 बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस है, आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप डी साइंस के अभी स्पेशल बैच अनाउंस कर दिया गया है, एनटीपीसी की भी बैचेस वगैरह सब कुछ है। तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए बिना देर के हुए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अभी हम लोगों ने क्या खत्म करके आया, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोगों ने अभी क्या खत्म किया, तो हम लोगों ने खत्म किया है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को। ठीक है, हमने क्या खत्म किया है, हीटिंग। समझिएगा, एक दूसरे को कोरिलेट करके पढ़िए, तभी कोई चीज़ों को अच्छे से आप समझ पाइएगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को, यानी हिंदी में हमने इसको क्या कहा था, उस धारा का ऊष्मीय प्रभाव। यानी आपने ये देखा कि कोई ये एक वायर है और इस वायर से जब कोई करंट फ्लो कर रही होती है, तो इस करंट का फ्लो करना मतलब क्या है। देखिए दो प्रकार की करंट है, एक है आपका डीसी करंट और एक है आपका अल्टरनेटिव करंट। होप सो मैंने इसके बारे में बता दिया होगा, डिस्कशन कर दिया भी होगा। डीसी करंट मतलब क्या है, सबसे पहले तो करंट कहने का मतलब क्या है, करंट कहने का मतलब ये है क्या कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होगा, ठीक है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इससे जो करंट इंड्यूस्ड होगी, जो उत्पन्न होगी, उससे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट करंट कहेंगे। लेकिन अल्टरनेटिव करंट किसे कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा होता, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, वाइब्रेशन होता है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, वाइब्रेशन, यानी क्या होता है, कंपन होता है। या और आप एक वर्ड लिख सकते हैं ऑसिलेशन, या फिर हिंदी में कहेंगे दोलन। तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन या दोलन करने से जो उत्पन्न होती है करंट, उसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव करंट। तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रही है या फिर वाइब्रेट कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में कॉलिजन होगा, और इस कॉलिजन के कारण क्या उत्पन्न होगी, आपका हीट उत्पन्न होगा। कहाँ ये हीट उत्पन्न होगा, इस वायर में, जिसको हमने देखा I²RT के बारे में। बहुत सारी चीजें हमने देखा, हीटर के बारे देखा, फ्यूज के बारे देखा। तो ये था हम लोगों का हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। लेकिन आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसको समझिएगा, ठीक है ना। इसे आप समझिएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हिंदी में इसे क्या लिखेंगे, धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है ना, हिंदी में हम इसे लिखेंगे धारा की चुंबकीय प्रभाव, धारा की चुंबकीय प्रभाव। अब ये क्या है इसको समझिएगा। मतलब इतना आप समझिए कि यहां पे आप देखना चाह रहे हैं कि धारा की चुंबकीय प्रभाव, यानी कि करंट के कारण क्या चुंबक का यहाँ पे प्रभाव हमें देखने को मिलेगा, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट क्या मिलेगा देखने को करंट के कारण। देखिए अगर आप बात करें तो नॉर्मल लाइफ में भी कई बार आपने न्यूज़पेपर में या बोलचाल में दोस्तों के साथ घरों में आपने सुना होगा कि कोई एक वायर है, जो वायर की बात किया जाए, ये आपका 11,000 वोल्ट की वायर है या 33,000 वायर की वोल्ट की वायर है। तो कहा जाता है कि आप इससे थोड़ी सी दूरी बना के रखें, या फिर इतना क्षेत्र को डेंजर जोन घोषित कर दिया जाता है, जाली वगैरह लगा दिया जाता है, ताकि आप इस डेंजर जोन के आसपास ना जा सके, कोई इंसान कोई जानवर ना जा सके। ऐसा क्यों, समझिएगा। ऐसा इसीलिए कि जब वायर से करंट फ्लो कर रहा होता है, इतने हाई वोल्टेज जब वहां पे अगर ट्रांसफर करी जा रही है, तो यहाँ पे जब करंट फ्लो कर रहा होता है ना, तो इस करंट के कारण क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो क्षेत्र आपको दिखाएगा, इतना क्षेत्र में आपको दिखाया गया है क्या, कि इस करंट के कारण यहाँ पे चुंबकीय फील्ड बन गया, चुंबकीय क्षेत्र बन गया। अब एक बात अब समझिए, चुंबकीय कहने का मतलब क्या है, चुंबक। चुंबक में आपने देखा भी होगा बचपन में कि दो चुंबक पास में लाएंगे तो कभी चुंबक एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करती है, और कभी आपने देखा होगा रिपल्सन भी करती है ना।
खास करके जब आपने चुंबक के पास में अगर कोई लोहा लाए होंगे तो आप वो देखे होंगे उसको क्या करते हुए, अट्रैक्ट करते हुए। तो अगर यहीं पर अगर कोई व्यक्ति यहां पे खड़ा है तब तो ठीक है भाई, लेकिन यही बंदा अगर यहां इस फील्ड के अंदर जैसे चला जाएगा तो इस व्यक्ति के अंदर क्या उपस्थित है, आपके बॉडी में क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड में उपस्थित है हेमोग्लोबिन, और इसके अंदर कौन सा मेटल उपस्थित है, तो आपका आयरन। तो आपको पता है कि जो आपका ये मैग्नेट है, चाहे जितनी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, केवल आयरन ही नहीं बल्कि कोबाल्ट और निकेल होगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, इसे अपनी ओर आकर्षित करने का एक कार्य करता है। तो यहाँ पे क्या काम कर रहा होता है, एक बल यानी एक फोर्स लग रहा होता है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो जैसे ये व्यक्ति इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चला गया, उसके पास वाले क्षेत्र तक चले जाएगी, तो ये करंट क्या करेगा, या फिर ये जो वायर है इसको अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि यहाँ पे ये फोर्स लग जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि इसके बॉडी में क्या उपस्थित है, आयरन, और यहां हो गया आयरन यानी कि समझिए लोहा हो गया, और यहां पे उत्पन्न हो गया है एक मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबक, तो जिसके कारण इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, समझ में आ गया ये बात। चलिए भाई, तो यही है आपका धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी करंट के कारण क्या मैग्नेटिक इफेक्ट आपको देखने को मिलता है वायर में, उसको हम लोग स्टडीज करते हैं इस चैप्टर में। ठीक है मेरे भाई, यहां तक समझ में आ गया ना कि कोई एक वायर होगा, और अगर इस वायर से अगर करंट फ्लो कर रही होगी तो इस करंट के फ्लो करने से इस तार के आसपास क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो वायर है कैसा बिहेव करने लगेगा, एक चुंबक की तरह बिहेव करने लगेगा। समझ में आया? तो इसी को हम लोग स्टडी करने वाले हैं, यही आपका टाइटल दिया गया है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी करंट के कारण क्या मैग्नेटिक इफेक्ट आपको वायर में देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे चुंबक के बारे में, यानी कि समझेंगे मैग्नेट के बारे में। ठीक है, यानी सबसे पहले हम लोग देखेंगे चुंबक के बारे में, चुंबक के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए दो प्रकार के मैग्नेट होते हैं, एक तो आर्टिफिशियल मैग्नेट होगी, ठीक है मेरे भाई, एक होगी आपकी आर्टिफिशियल मैग्नेट और एक होगी आपकी नेचुरल मैग्नेट। अब ये क्या है, ये इस चीज को समझिएगा। एक है आपका नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट कहने का मतलब क्या है, प्राकृतिक चुंबक है ये आपका। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक हो गया ये आपका, और ये हो गया आपका कृत्रिम चुंबक। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर बात की जाए प्राकृतिक चुंबक की, यानी कि ये प्राकृतिक ने आपको दी होगी, बड़े बड़े चट्टान के फॉर्म में भी आपको यहाँ पे चुंबक देखने को मिलेगा, यानी ये प्रकृति ने दी है, यानी ईश्वर ने आपको दी है। कृत्रिम यानी कि हम और आप अपनी सुविधा के अनुसार कई प्रकार से चुंबक को कई शेप में ढाल देते हैं। जैसे आपने देखा होगा इस शेप में भी आपने चुंबक को, पहला शेप, आपने कई प्रकार इस शेप में भी चुंबक को देखा होगा, आपने इस प्रकार से स्पेरिकल फॉर्म में भी आपने चुंबक को देखा होगा, आपने निडिल फॉर्म में भी चुंबक को देखा होगा। ठीक है, ये आपका पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये सब चीज आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये हमने और आपने बना दिया है। तो अगर यहाँ पे एक डिफरेंस अगर देखे जाए, या आपसे एग्जाम में जो पूछता है, जो कृत्रिम चुंबक जो होती है ना, इसकी जो शेप होती है, ये जो शेप होती है ना, एक निश्चित आकार की होती है, यानी फिक्स्ड शेप होती है इसकी, क्योंकि इसको हमने और आपने जरूरत के हिसाब से बनाया, लेकिन इसकी जो साइज होती है ना, ये फिक्स्ड नहीं होती है। पहला डिफरेंस तो ये आपको याद रखना है, इसकी जो साइज होती है ये फिक्स्ड नहीं होती है। ठीक है, आइए नोट्स में आइए, ये सारी चीजें मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, इसीलिए समय भी बचेगा और चीजें बहुत जल्दी जल्दी कवर भी होगी। देखिए सबसे पहले मैग्नेट यानी कि चुंबक के बारे में यहाँ बताया गया है। एक है आपका नेचुरल मैग्नेट यानी कि प्राकृतिक चुंबक, और एक है आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट यानी कि कृत्रिम चुंबक। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि प्राकृतिक चुंबक यानी कि ईश्वर ने दिया है, बड़े बड़े चट्टान के फॉर्म में होंगे, इसकी आकार क्या होती है, निश्चित नहीं होती है, शेप नॉट फिक्स्ड। लेकिन आर्टिफिशियल का यहाँ मैंने लिखा नहीं है, तो ये आप खुद समझ सकते हैं। इसका देखिए शेप क्या होता है, फिक्स्ड होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे कि एक आपको बार मैग्नेट दिखाया गया है, ये बार मैग्नेट का स्ट्रक्चर हो गया। हॉर्स शू मैग्नेट जिसे घोड़े का नाल भी कहा जाता है, ठीक है ना, उसका जो पंजा है उस शेप में ये आपका मैग्नेट है। स्फेरिकल मैग्नेट आपने कई बार यूज भी किया होगा इसे। निडल मैग्नेट ये है आपका निडल की तरह, ये होता है, ये होता है आपका एक नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल। ये सब पोल वगैरह क्या है ये सब समझेंगे।
अब देखिए प्राकृतिक चुंबक समझ में आ गया ना, क्या है, बड़े बड़े आकार में आपको मिलेगा, ये नेचुरल प्रकृति ने दिए हैं, और उसी को फिर फर्दर हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, बार मैग्नेट में, हॉर्स शू मैग्नेट में, स्पेशल मैग्नेट में, निडल मैग्नेट में। तो देखिए दो सवाल यहां से बनेगा, एक तो इसका शेप क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता है, आर्टिफिशियल का शेप फिक्स्ड होता है, और ये नाम देकर के आपसे पूछेगा कौन नेचुरल मैग्नेट है, कौन आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। Natural magnet is an object which exert force on ferromagnetic substance, iron, cobalt, nickel, other magnet and moving charge। ये क्या लिखा है इसको समझिए। मैग्नेट कहने का मतलब यानी कि नेचुरल मैग्नेट जो आप कह रहे हैं ना, प्राकृतिक चुंबक ऐसा पदार्थ है जो लोह चुंबकीय पदार्थ, अब यहाँ एक वर्ड मिला आपको, लोह चुंबकीय पदार्थ, यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी कि इसमें देखिए लोह चुंबकीय पदार्थ कहने का मतलब है इसमें आपका लोहा है, कोबाल्ट है और आपका निकल, ये तीनों फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है भाई, ध्यान रखना है। यहाँ पे एक हो गया आपका आयरन, ये हो गया आपका कोबाल्ट, ये हो गया आपका निकेल, यानी प्राकृतिक चुंबक ऐसा पदार्थ है जो लोह चुंबकीय पदार्थ यानी कि लोहा, कोबाल्ट, निकेल एवं अन्य चुंबक या फिर गतिमान आवेश यानी कि मूविंग चार्ज पर क्या करेगा, बल आरोपित करेगा। यानी कि ये जो आपका नेचुरल मैग्नेट है, ठीक है ना, ये मान के चलते कोई एक नेचुरल मैग्नेट है, तो अगर इस मैग्नेट के पास कोई भी अगर आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ले आए, जैसे कि आपने कोई आयरन को ले आया या कोई कोबाल्ट ले आया या निकेल ले आया, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, एक दूसरे के बीच में एक फोर्स एग्जैक्ट करेगा। या फिर अगर कोई दूसरा चुंबक आप इसके पास ला दिए तो यहाँ पर भी एक मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, या फिर कोई एक चार्ज, लेकिन ये चार्ज कैसा होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए, तो भी यहाँ पे क्या काम करेगा, एक फोर्स काम करेगा। इसे कहा जाता है नेचुरल मैग्नेट। समझ में आया? यानी नेचुरल मैग्नेट या फिर चुंबक की जब बात होगी, देखिए चुंबक कहने का मतलब क्या है या फिर नेचुरल मैग्नेट कहने का मतलब क्या है कि अगर ये जैसे कि आपके पास कोई ये इतना बड़ा सा चुंबक है, ठीक है ना, ये क्या है आपका, ये चुंबक है, अगर इस चुंबक के पास या फिर इस मैग्नेट के पास अगर आप कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लाते हैं, जैसे कि कोबाल्ट हो गया, आयरन हो गया, निकेल हो गया, अगर इसको आप पास में रखे हैं, इसके मैग्नेटिक फील्ड के पास में रखे हैं, तो यहाँ पे क्या काम करेगा, एक फोर्स काम करेगा जिसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। अगर कोई दूसरा चुंबक इसके पास में रखेंगे तो यहाँ पे भी एक फोर्स काम करेगा, मैग्नेटिक फोर्स का नाम देंगे। और या फिर कोई भी चार्ज को, या फिर ये चार्ज कैसा होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए, इसके पास में आएगा तो यहाँ पर भी क्या काम करेगा, एक फोर्स काम करेगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल मैग्नेट। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेचुरल मैग्नेट क्या है ना, आयरन ओर्स होते हैं। देखिए पहले तो समझिए आयरन ओर्स यानी कि अयस्क का मतलब क्या है। देखिए आयरन, ये सब हमने पढ़ा रखा मिनरल्स चैप्टर में, अगर आपने देखा भी होगा तो साइंस के क्लासेस में। बाकी यहाँ पे आयरन ओर्स आपको पता है क्या होता है, लेकिन मैं इसको समझाता हूँ। देखिए आयरन ओर्स कहने का मतलब क्या है, देखिए कोई भी खनिज, ठीक है ना, खनिज हमें कैसे मिलती है, जब हम क्या करते हैं, खनन करते हैं। खनन करना मतलब क्या होता है, जब हम खान में जा करके खनन करते हैं, मिट्टी के अंदर जाके कई गहराइयों तक जा करके फिट अंदर जाते हैं, तब हमें खनिज की प्राप्ति होती है। तो जैसे हमें आयरन मिला है, तो क्या आयरन के फॉर्म, क्या आयरन हमें मिलता है खनन करने पे, नहीं, हमें आयरन के ओर्स मिलते हैं, यानी आयरन के साथ और भी बहुत सारे मेटल्स, नन मेटल्स क्या होते हैं, मिले होते हैं, ठीक है। जैसे कि आयरन के साथ बहुत सारे अदर मैटर होंगे, जैसे कि कोबाल्ट हो सकता है, निकेल हो सकता है, ऑक्सीजन गैस हो सकते हैं। फिर इसको क्या किया जाता है, फिर इसको फर्दर लैब में ले जाया जाता है, फिर इसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है, और इसको फिर क्या किया जाता है, हम लोग अलग करते हैं, और फिर हमें मेटल आयरन की प्राप्ति होती है। ये हो गया अयस्क यानी आयरन ओर्स। तो जो आपका नेचुरल मैग्नेट है, ये आपसे एग्जाम में पूछता है मेरे भाई, याद रखिएगा, जो आपका नेचुरल मैग्नेट है ये आयरन का कौन सा और होता है, तो याद रखिएगा ये आयरन का मैग्नेटाइट होता है। जैसे कि एक होता है हेमेटाइट, एक है आपका मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट का फॉर्मूला भी याद करिएगा, यानी कि जो Fe3O4 है, यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ आयरन फ्री फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना, यहाँ आयरन फ्री फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब है कि आयरन किसी ना किसी के साथ क्या होगा, रिएक्शन में होगा। यहाँ पे किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है। तो नेचुरल मैग्नेट का अगर फॉर्मूला पूछ ले तो Fe3O4 बोलेंगे, या फिर आपको ऑप्शन में डायरेक्ट मैग्नेटाइट मिलेगा, हेमेटाइट मिलेगा, सिडेराइट मिलेगा, तो क्या लिखेंगे, मैग्नेटाइट। ये सब क्या है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सभी आयरन ओर्स हैं, ठीक है ना, जिससे हमें आयरन की प्राप्ति होती है। तो नेचुरल मैग्नेट क्या हो गया, मैग्नेटाइट होता है। समझ में आ गया? तो देखिए ये हो गया डिफरेंस दोनों के बीच में, यानी आर्टिफिशियल और नेचुरल मैग्नेट पहले आपने समझ लिया। अच्छे से चीजों को करिए। देखिए हमने ये बताया अभी आपको कि हम आज ये पढ़ने वाले हैं कि करंट के कारण जब कोई वायर में, ठीक है ना,
जब किसी वायर में करंट फ्लो कर रही होती है तो इस करंट के कारण क्या होता है, ये वायर जो होता है एक चुंबक की तरह बिहेव करने लगता है। तो ये चुंबक की तरह जब बिहेव करने लगेगा तो इसका क्या प्रभाव है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमने जाना कि हम चुंबक कहेंगे किसे, है ना। चुंबक होते कितने प्रकार के। तो चुंबक आपको पता है कि अगर आप देखिएगा, समझिएगा, जैसे कि ये आपके पास चुंबक है, अब इस चुंबक के पास कोई एक लोहा लेकर के आ जाइए या कोई दूसरा चुंबक लेकर आ जाइए, या तो इसको एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपल्सन करेगा, है ना। तो उसी प्रकार हमने यहां देखा कि चुंबक के दो प्रकार होते हैं, मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं और एक होता है नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट में जाना कि ये प्रकृति ने दिए हैं भाई, भगवान ने दिए, तो इसका कोई आकार शेप फिक्स नहीं होगा। लेकिन आर्टिफिशियल हमने और आपने अपने यूज के पर्पज से, अपने नीड के पर्पज से बनाया है, तो इसलिए उसके शेप फिक्स होंगे। कौन कौन से है, बार मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट है, स्फेरिकल मैग्नेट है और निडल मैग्नेट है। और नेचुरल मैग्नेट में हमने ये बताया क्या होता है नेचुरल मैग्नेट, कि जब भी आप नेचुरल मैग्नेट को, ठीक है, किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि आयरन कोबाल्ट निकल के पास में लाते हैं, या किसी मैग्नेट के पास में लाते हैं, या कोई मूविंग चार्ज या फिर गतिमान आवेश के पास लाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एक फोर्स काम करता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या काम करेगा, एक बल कार्य करता है, ठीक है। वो कौन सा बल होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है। यहां तक चीजें क्लियर हो गया। आयरन और नेचुरल मैग्नेट का फॉर्मूला क्या हो गया, Fe3O4 यानी कि मैग्नेटाइट। आयरन ओर्स का क्या कौन होता है फॉर्म, मैग्नेटाइट फॉर्म में होता है ये नेचुरल मैग्नेट। चलिए, अब आपने बहुत बार सुना होगा नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में, चुंबक में आपने सुना भी होगा भाई। तो सबसे पहले समझिए कि पोल होता क्या, यानी कि ध्रुव होता क्या, इसको आप समझिएगा अच्छे से। चलिए इसको एक एक करके समझते हैं हम लोग। जैसे तो सबसे पहले देखेंगे कि ध्रुव यानी कि पोल किसे कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, जैसे अगर आप खुद भी आप अपने डेली लाइफ में इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास मान के चलते हैं ये कोई एक चुंबक है, ठीक है, ये कोई आपके पास मैग्नेट है, तो और ये आपके पास कोई एक आयरन है, ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूं, ये है आपका M4 मैग्नेट और ये है आपका आयरन यानी कि लोहा। अब इस लोहे को आप पास में लाइए, इस मैग्नेट के पास में लाइएगा, ठीक है। तो अभी अगर आप इसको पास में लाए हैं इस आयरन को, तो अभी ये आपने जो आयरन को लाया है, आपने इस आयरन को यहाँ पे टच किया, एक मिनट, यहाँ पे आपने आयरन को टच किया इस प्रकार से, ठीक है। फिर एक बार आपने आयरन को यहाँ पर टच किया है इस कॉर्नर में, एक बार आयरन को यहाँ पे टच किया है, एक बार आयरन को यहाँ पे टच किया है और एक बार आयरन को यहाँ पे टच किया। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिएगा कि जब आप यहाँ पे, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पे जब आयरन को आपने टच किया है या सटाया है, जब इस पॉइंट में, यानी एक ये छोर में और एक ये छोर में, तो सटाने के बाद जब इस आयरन को जब आप छुड़ाए होंगे ना, तो अधिक फोर्स आपको लगाना पड़ा होगा, ठीक है। कंपैरेटिवली अगर आप आयरन को यहाँ पे सटाए होंगे चुंबक से, तो यहाँ पे जो आप इसको छुड़ाने में जो फोर्स लगाए होंगे और यहाँ पे छुड़ाने में जो आप फोर्स लगाएंगे, वो कंपैरेटिवली आपका अधिक फोर्स होगा, यानी कि आपका F2 ज्यादा लगेगा F1 से। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो आपका चुंबक है ना भाई साहब, तो आप जब चुंबक के, ध्यान से सुनिएगा, जब आप चुंबक के किनारों में अगर आप कोई आयरन को टच कराएंगे, या इस किनारे में या फिर इस किनारे में, तो सटाने के बाद जब आप इसको छुड़ाएंगे ना, या फिर जब आप इसको सटाएंगे, तो बहुत क्विकली उसको खींच लेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो मैग्नेट का जो किनारा होता है ना, उसे हम कहते हैं ध्रुव। यानी ध्रुव हम किसे कहेंगे, चुंबक के जिस भाग में आकर्षण सबसे ज्यादा होता है। आप देख लीजिएगा करके, कोई भी मैग्नेट लीजिए, कोई भी मैग्नेट लीजिए, मैग्नेट का जो किनारा होगा, जो एंड, जो एज होंगे ना, जब आप वहां पे कोई भी आयरन को या कोबाल्ट को या निकेल को, यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, लोह चुंबकीय पदार्थ को, या कोई दूसरा चुंबक को ला करके सटाइएगा, या फिर कोई मूविंग चार्ज को, गतिमान आवेश को ला करके इसके पास लाइएगा, तो इसको अपनी ओर बहुत तेजी से खींच लेगा, आकर्षित कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि यही पॉइंट कहलाता है ध्रुव। यानी ध्रुव हम किसे कहेंगे, ध्रुव हम किसे कहेंगे, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। ध्रुव हम किसे कह रहे हैं, चुंबक के जिस भाग में आकर्षण सबसे ज्यादा होता है, हम उसे क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। समझ में आ गया। द पार्ट ऑफ द मैग्नेट विच हैज मैक्सिमम अट्रैक्शन इज कॉल्ड पोल। अब आइए एक चीज को और समझिए। अब यही केस अगर आप इस आयरन को ला करके यहां पे सटाइए, ठीक है, तो बहुत कम आकर्षण होगा और आप इसको आराम से सटाए हैं तो तुरंत आप इसको छुड़ा भी पाएंगे। इसका मतलब ये कि ये जो आप मैग्नेट को जो देख पा रहे हैं ना, ये जो आप मैग्नेट को देख पा रहे हैं,
मैग्नेट का हर एक क्षेत्र में जो आकर्षण बल लग रहा होगा वो अलग अलग लग रहा होगा। कहना क्या चाह रहे हैं सर? कहना हम ये चाह रहे हैं कि अगर मैग्नेट के इस पार्ट में अगर कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर सटाएंगे या इस किनारे में सटाएंगे तो आपको क्या लगेगा? अधिक आकर्षण यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट को खींच लेगा कंपैरेटिवली इस क्षेत्र में या इस क्षेत्र में या फिर इस क्षेत्र में, ठीक है। लेकिन अब एक चीज को और समझिए, यानी एक चीज हमें यह समझ में आ रहा है कि चुंबक में प्रत्येक जगह में आकर्षण क्या होता है? समान नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बतला रहा हूं भाई, ये सब आपके एग्जाम के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यानी ये कि चुंबक में, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये पॉइंट यहां लिखा नहीं गया है इसीलिए मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं। मैं यहां लिख दे रहा हूं चुंबक, ठीक है ना, चुंबक के प्रत्येक जगह में आकर्षण समान नहीं होगा। प्रत्येक जगह में आकर्षण समान नहीं होता है। आकर्षण समान नहीं होता है, ठीक है, आकर्षण समान नहीं होता है। जैसे कि ये आपका जो मैग्नेट आपको यहां पर दिखाया गया है, ये जो आपका मैग्नेट दिखाया गया ये है पोल। ये पोल इसीलिए क्योंकि यहां पे ज्यादा आकर्षण बल काम करेगा। अगर यहां पे अगर आप किसी भी आयरन को सटाएंगे, लोहा को सटाएंगे, यहां पे लोहा को सटाएंगे तो कम आकर्षित होगा। लेकिन इस एंड में और इस एंड में, क्योंकि ये क्या है? पोल है, तो दो प्रकार के पोल होते हैं, एक होता है आपका नॉर्थ पोल और एक होता है आपका साउथ पोल। यहां तक चीजें समझ में आ गई? अगर आपको मैं पूछूं क्या आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे? आपको एक लोहा दे दिया जाएगा और आपके पास एक मैग्नेट दे दिया जाएगा, तो बिल्कुल आप पहचान कर सकते हैं कैसे। तो देखिए क्या करिएगा, कुछ नहीं करना आपको। ये आपका क्या है? चुंबक है, ठीक है, ये मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। लेकिन कैसे पता कर सकते हैं? ये है आपके पास लोहा, ठीक है। लोहा को पास ले जाइएगा इस मैग्नेट के पास और क्या करिएगा? एक बार यहां पे टच करवाइएगा लोहा को और एक बार यहां पे टच करवाइएगा, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जब आप आयरन को यहां पे चुंबक से टच किए हैं तो यहां पे कम आकर्षित होगा आयरन, कंपैरेटिवली यहां पे बहुत अधिक आकर्षित होगा और यहां पे बहुत अधिक आकर्षित होगा। एक ये तरीका पता करने का। दूसरा तरीका क्या है? ये है आपके पास आयरन और ये है आपके पास मैग्नेट। इस टाइम क्या करिएगा? अब आप मैग्नेट को लेकर चलिएगा आयरन के पास। अब एक बार मैग्नेट को यहां पे टच करवाइएगा, एक बार आप मैग्नेट को यहां पे टच करवाइएगा और एक बार मैग्नेट को यहां पे टच करवाइएगा, तो आप देखिएगा तीनों केस में आपको कोई अंतर नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये भाई लोहा में क्या है? लोहा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता आकर्षण का, ये परिवर्तन आपके मैग्नेट में होता है। तो यहां पे भी लाके सटाइएगा तो सेम आकर्षण बल काम करेगा, यहां पे भी सेम आकर्षण बल काम करेगा। इट मीन जहां सेम आकर्षण बल हो रहा है यानी वो तो चुंबक नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। यानी यहां पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपके एग्जामिनेशन में कि जो ध्रुव है, ध्रुव का मतलब क्या है? आपको समझ में आ रहा ना? ध्रुव नाम क्यों पड़ा ये चीज को समझिए। यानी वहां पे आकर्षण बल जो होगा ना बहुत अधिक हो रहा होगा, इसलिए दो प्रकार के पोल होंगे, ध्रुव होंगे, एक होंगे उत्तरी ध्रुव और एक होंगे आपके दक्षिणी ध्रुव, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बतलाया भाई? चलिए इसको हटा लिया जाए। दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया, ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि चुंबक के प्रत्येक जगह में आकर्षण क्या होता है? इक्वल नहीं होता, यानी अट्रैक्शन जो होगा वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। कहाँ? मैग्नेट में, ठीक है। चुंबक में क्या होता है? प्रत्येक जगह में आकर्षण समान नहीं होता। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आयरन को जब टच करेंगे तो आकर्षण बल कम करेगा, यहाँ पे अधिक काम करेगा, यहाँ पे अधिक काम करेगा, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, 10 या 11 प्रॉपर्टीज है जिससे यहां से 11 क्वेश्चन बनेंगे इस प्रॉपर्टी से। वो सारे प्रॉपर्टी वाइज मैंने यहां पे लिख दिए हैं। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। भाई देखिए यहां से एक तो आपका क्वेश्चन यहां पे देखिए क्या बनेगा। एक तो आर्टिफिशियल मैग्नेट का डायरेक्ट एग्जांपल देकर के आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। एक शेप किसका निश्चित है किसका निश्चित नहीं, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। नेचुरल मैग्नेट का फॉर्मूला ना जाने कितने बार पूछा जा चुका है। ध्रुव से आपका 2 सवाल बनेगा जो चुंबक की प्रॉपर्टीज ही कहलाएगी कि एक क्या है कि चुंबक में क्या होता, ध्रुव किसे कहेंगे? जहां पे आकर्षण बल अधिक काम कर रहा होगा। और चुंबक में क्या है? आकर्षण का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि चुंबक में प्रत्येक जगह जो है आकर्षण समान नहीं होता। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या क्या गुण है मैग्नेट की। पहली प्रॉपर्टीज क्या लिखी गई है इसको फिर हम लोग समझेंगे भी। पहला ये बताया गया है कि चुंबक के ध्रुव को अलग नहीं किया जा सकता है। एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसको समझिए क्या है, इंग्लिश हिंदी में सब कुछ लिखा हुआ, आपको उसके लिए परेशान नहीं होना। चलिए इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है। जैसे कि देखिए मैं एक बार मैग्नेट ले रहा हूं, ठीक है ना। चलिए मैंने एक बार मैग्नेट ले लिया है, ठीक है। ये हो गया आपका एक बार मैग्नेट। अब आपको पता है
कि जो ये आपका मैग्नेट है तो मैग्नेट का दो इंड होगा, यानी कि दो इंड कहने का मतलब एक दो पोल होंगे, एक है आपका ये नॉर्थ पोल और एक है आपका ये साउथ पोल। अगर आप इस मैग्नेट को बीच से काट देते, एकदम बीच से आपने क्या कर दिया है, कटिंग कर दिया, ठीक है ना, आपने बीच से क्या कर दिया, इस मैग्नेट को कट कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपको कैसे दिखेगा, इस प्रकार से, यानी कि एक नॉर्थ पोल इधर हो जाएगा, एक मिनट भाई, ये एक आपका नॉर्थ पोल ये हो जाएगा और एक आपका ये साउथ पोल इस प्रकार से दिखेगा, है ना, है कि नहीं भाई, यही दिखेगा, नहीं, ये प्रॉपर्टीज यही बतलाया जा रहा है यहाँ पे क्या, कि देखिए इस प्रॉपर्टी में आपको क्या बतलाया जा रहा है, समझिए, इस प्रॉपर्टी में ये बताया जा रहा है कि चुंबक के ध्रुव को अलग नहीं किया जा सकता है, यानी कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट की जो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, आप उसके कितने भी टुकड़े कर लीजिए, 10 टुकड़े कर लीजिए, 100 टुकड़े कर लीजिए, उसमें उस टुकड़े में दो ध्रुव उपस्थित होंगे ही होंगे। We cannot separate the pole of magnet. Monopole does not exist. पूछा गया सवाल, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, चलिए पहले समझिए। हमारे पास ये आपका एक मैग्नेट था साहब, हमने इस मैग्नेट का क्या कर दिया है, दो टुकड़े में इसे हमने कवर कर दिया, ठीक है, दो टुकड़े में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो आप इसको दो टुकड़े में कन्वर्ट करिए, चाहे 4 टुकड़े में कन्वर्ट करिए, चाहे 100 टुकड़े में कन्वर्ट करिए, चाहे आप इसके 9 टुकड़े कर दीजिए, इसके ध्रुव को आप बांट नहीं सकते हैं। हर टुकड़ा में क्या होगा, दो ध्रुव होगा, यानी यहां पे भी क्या होगा, एक नॉर्थ पोल है तो यहां पे एक साउथ पोल होगा, यहां पे भी एक नॉर्थ पोल होगा और यहां पे भी साउथ पोल है। अगर आप इसके 4 टुकड़े भी कर देते हैं साहब, ठीक है ना, तो इन चारों टुकड़ों में आपको क्या मिलेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यही इस मैग्नेट का पहला प्रॉपर्टी है। क्लियर हो गया, चलिए। और मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट मतलब कि एक मैग्नेट में कोई एक पोल कभी नहीं हो सकता, यानी कि जैसे कि आपका ये मैग्नेट था, आपने इसको बीचों बीच काट दिया, तो इस प्रकार से आपने लिख दिया ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, तो वही बोला गया कि एक पोल यानी एक ध्रुव कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है मैग्नेट में, ठीक है। अच्छा, क्या एकल चार्ज पॉसिबल है, यानी कि मोनो चार्ज कैन पॉसिबल, यस बिल्कुल, आप पॉजिटिव चार्ज दिखा सकते हैं, रख सकते हैं ना भाई, मोशन हो सकता है या नेगेटिव चार्ज, जरूरी नहीं है कि दोनों होना आवश्यक है, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कुछ भी पॉसिबल है। तो एकल चार्ज कैन बी पॉसिबल, ठीक है ना, यानी कि मोनो चार्ज कैन बी पॉसिबल बट मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि एक ध्रुव कभी भी पॉसिबल नहीं है। चलिए पहली प्रॉपर्टीज क्लियर हुई या नहीं ये बताइएगा, चलिए ठीक है भाई। तो देखिए यहाँ पे वही फिगर में आपको दिखलाया गया है, बाकी चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जैसे कि अब यहाँ पाइए, आपने पढ़ा भी है, अभी पढ़ के भी आए हैं कि आपके ये पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है साहब, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे क्या काम करेगा, एक फोर्स काम करेगा, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया है और यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज ले लिया। तो यहाँ पे फोर्स जो काम कर रहा होगा, ये मान के चलते हैं F1 फोर्स है, ये आपका F2 फोर्स है, यहाँ पे भी F1 फोर्स काम करेगा, यहाँ भी F2 फोर्स काम करेगा, यहाँ भी F1 फोर्स काम करेगा, यहाँ पे भी F2 फोर्स काम करेगा। लेकिन ये फोर्स कैसे होगा, तो यहाँ पे सेम चार्ज है, देखिए यहाँ भी सेम चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी यहाँ पे ये फोर्स क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, यानी प्रतिकर्षण करेगा। सेकंड, इसमें नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज यानी यहाँ भी फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, यानी प्रतिकर्षण हो जाएगा। तीसरा केस में क्या है, सेम चार्ज है, नहीं पॉजिटिव नहीं, यानी अनलाइक चार्ज है, यानी यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी पे यहाँ पे क्या होगा, आकर्षण बल काम करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जो यहाँ पे लग रहा हो कैसा, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स, यहाँ पे रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा। सेम इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आपने चार्ज में देखा है ना, सेम इसी प्रकार से जब हम बात कर रहे होंगे मैग्नेट में, तो मैग्नेट में हम क्या बात करेंगे, ध्रुव की, है ना, हमने क्या बात करेंगे, ध्रुव की। तो अगर नॉर्थ पोल होगा आपका, ये जैसे कोई एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है, और मैंने एक और मैग्नेट ले आया है और यहाँ पे मैंने दिखाया है इसको साउथ पोल और इधर दिखाया मैंने नॉर्थ पोल, ठीक। अभी मैंने एक और मैग्नेट ले लिया इस प्रकार से, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल, और मैंने एक और आपका मैग्नेट ले लिया है ये, जिसका आपको मैंने दिखाया इस प्रकार से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो भैया यहाँ साउथ पोल है और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे भी आपका साउथ पोल है, तो ये क्या करेगा, रिपल्सन यहाँ पे काम करेगा, यानी एक दूसरे मैग्नेट को क्या करेगा, धक्का देगा, दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा। लेकिन जब आप नेक्स्ट, पहला हो गया ये, दूसरा, जब दूसरे केस में आप आएंगे तो इस केस में देखेंगे यहाँ पे साउथ पोल है
और यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यानी क्या है, अनलाइक पोल है, यानी असमान है, विपरीत ध्रुव है, तो यहाँ पे क्या काम करेगा, आपका अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, यानी एक दूसरे को मैग्नेट क्या करेगा, यहाँ पे आकर्षित करेगा। क्लियर है? चलिए यही पॉइंट को यहाँ पे आपको लिख दिया गया था। तो चलिए ये दूसरा प्रॉपर्टीज है भाई। यहाँ से देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कराऊंगा ना इसका, तब आपको समझ में आएगा और आपने देखा भी होगा कि किस लेवल पे कंटेंट हमने आपको दिया है। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, यानी कि समान प्रकृति के ध्रुव में क्या समान प्रकृति के ध्रुव होंगे तो एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी विपरीत प्रकृति के ध्रुव एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है। जैसे कि यहाँ देखिएगा साउथ पोल है, यहाँ नॉर्थ पोल है, अपोजिट है पोल तो अट्रैक्शन हो गया यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिपल्सन हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए चुंबक का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं ना, हम लोग डायरेक्शन का पता करने के लिए भी करते हैं। तो चौथा प्रॉपर्टी है, चुंबक में दिशा बताने का गुण होता है, इसलिए हम इसे लोड स्टोन कहते हैं। लोड स्टोन कई बार पूछा गया, तो लोड स्टोन हम चुंबक को क्यों कहते हैं, क्योंकि चुंबक हैव एबिलिटी टू एक्सप्रेस डायरेक्शन। तो मैग्नेट हैज द प्रॉपर्टी टू एक्सप्रेस डायरेक्शन, हेंस कॉल्ड लोड स्टोन। जैसे कि आप किसी भी महासागर में है, ठीक है ना, ये आपका मान के चलते हैं प्रशांत महासागर है, ठीक है, और आप इस नाव में बैठे हुए हैं भाई। अब आपको पता कैसे चलेगा यहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो यहाँ पे आपका ये मैग्नेट ही काम करता है। और ये मैग्नेट कौन सा था, निडिल मैग्नेट, जो आपको मैंने दिखाया ना इस प्रकार से निडिल मैग्नेट होता है। इसको और अच्छे से दिखाया जाए, जैसे ये हो गया आपका मैग्नेट होता है, निडिल मैग्नेट होता है, ये होता है नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अब ये जिधर डायरेक्शन रहेगा वो आपका ये मैग्नेट क्या होगा, उस साइड घूम जाएगा। जैसे कि अगर ये आपका अगर साउथ डायरेक्शन ये होगा तो ये मैग्नेट क्या हो जाएगा, देखिए ये मैग्नेट जैसे इस प्रकार से रोटेट कर जाएगा, ये इस प्रकार से, ये साउथ दिखाएगा, ये नॉर्थ, यानी कि ये डायरेक्शन साउथ है। समझ में आ गया? तो ये निडिल मैग्नेट का हम लोग यूज करते हैं, यानी कि चुंबक का हम लोग इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, डायरेक्शन का पता करने के लिए करते हैं, इसलिए हम इसे लोड स्टोन कहते हैं। चौथा प्रॉपर्टी क्लियर है? चलिए ये पांचवा प्रॉपर्टीज कई इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया और इसको समझिएगा भी अच्छे से। यहां पे क्या बोला गया है, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ जो चुंबक होता है वो हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में स्थिर होता है। कहना क्या चाहते हो साहब, ये बताइएगा। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसको समझिएगा। आप अभी अपने हाथ में, ठीक है ना, आपके पास कोई एक मैग्नेट है, मान के चलते हैं, एक मिनट, अभी आपके पास मान के चलते कोई एक मैग्नेट होगा, ठीक है, इस प्रकार का शेप का कोई मैग्नेट है। आप इसको क्या करिएगा, एक रस्सी से बांधिए इसको, ठीक है, इस प्रकार से, और इसको ऐसे करके हाथ में उठा लीजिए, ठीक है, या इसको कहीं भी लटका लीजिए, फ्रीली लटकाइएगा। तो आपको देखने को ये मिलेगा कि जो इस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है, यानी यहां पे आपको क्या लिखा गया, देखिए, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन, यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक जब आप उस चुंबक को लटकाते हैं तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में स्थिर हो जाएगा। जैसे देखिए ये वहां उत्तर दक्षिण की दिशा में स्थिर हो गया, तो नॉर्थ साउथ है, तो ये आपका मैग्नेट क्या हो जाएगा, नॉर्थ साउथ की दिशा में खुद ही खुद आपका, जैसे ये मैग्नेट है तो नॉर्थ साउथ में इस प्रकार से ये आपका ये हो जाएगा, मतलब आपको डायरेक्शन में दिखाएगा, हमेशा ये उत्तर दक्षिण की दिशा में। इसको समझिए आखिर क्यों। देखिए ये एक्चुअली एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और हम लोग ये याद कर लेते हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया चुंबक जो होता है वो किस दिशा में स्थित होता है, तो उत्तर दक्षिण की दिशा में स्थिर होता है। ये तो ठीक है भाई, लेकिन कैसे होता है इसको समझिएगा। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ये आपकी पृथ्वी है और ये आपका विषुवत रेखा होगा, ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने, ये हो गया आपका विषुवत रेखा, यानी कि इसे हम कहते हैं इक्वेटर लाइन। और ये हो गया आपका कर्क रेखा, ठीक है, ये हो गया आपका कर्क रेखा, और एक हो गया आपका मकर रेखा, ठीक है, ये हो गया आपका मकर रेखा। और दो ध्रुव भी होते हैं, है ना, एक हो गया आपका, ये हो गया उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल, और ये हो गया आपका साउथ पोल, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है बताइएगा? कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आपने पढ़ा है भाई। अब देखिए ऐसा माना जाता है कि जो हमारी पृथ्वी है या हमारी जो धरती है ना, धरती के गर्भ में एक बहुत बड़ा मैग्नेट समाया हुआ है, ठीक है, एक बहुत बड़ा मैग्नेट समाया हुआ है। तो मैं मैग्नेट का एक फिगर बना रहा हूं, ठीक है, मैं एक मैग्नेट का फिगर बना रहा हूं इस प्रकार से। ये मैग्नेट, यानी ये मैग्नेट अब इस कैसे है नहीं है, बस इतना समझिए क्या है कि मैग्नेट है हमारी, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी की जो गर्भ में क्या है, एक मैग्नेट है। हमारी पृथ्वी मैग्नेट नहीं है, ये चीज को ध्यान रखिए भाई।
अगर हमारी पृथ्वी मैग्नेट होती तो पृथ्वी में कोई भी चीज को अगर आप देख रहे हैं तो वो भी क्या होता है, चुंबक की तरह काम कर रहा होता है। जैसे ईंट आप देख रहे हैं धरती में, तो क्या ईंट चुंबक की तरह काम करता है? लोहे को वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था? नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं कि ये ट्रीट करता है, बिहेव करता है मैग्नेट की तरह। हमारी जो पृथ्वी है ना, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारे पृथ्वी के गर्भ में क्या है, एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, जिसका आप देखेंगे ये आपका क्या है, उत्तरी ध्रुव है। तो ये आपका उत्तरी ध्रुव है, इस कारण यहाँ पे अपोजिट पोल इस पृथ्वी का यहाँ पे पोल है। ये पृथ्वी की मैग्नेट का जो ध्रुव है साउथ पोल है, और ये पृथ्वी के मैग्नेट का ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, क्योंकि ये आपका साउथ पोल है तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। और ये ज्योग्राफिकल आप पढ़े हैं ना भाई, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो यहाँ नॉर्थ पोल है तो ये क्या हो गया आपका साउथ पोल। तो ये क्या है, ये आपका पृथ्वी का मैग्नेट है, यानी पृथ्वी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, चुंबक की तरह बिहेव करती है। और चुंबक जो पृथ्वी का जो चुंबकीय प्रभाव देखने को मिल रहा है, यानी वहां पे क्या होगा, चुंबकीय प्रभाव देखने को मिल रहा है, यानी कि वहां पे ध्रुव भी होंगे। तो एक है आपका दक्षिणी ध्रुव और ये है आपका उत्तरी ध्रुव। अब यहां पे अगर आप मान के चलते हैं कि आप कर्क रेखा में है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे मान के चलते हैं कर्क रेखा पे है यहाँ पे, ठीक है, तो यहीं पे क्या है, भारत भी है स्थित है। तो यहाँ पे हम लोग खड़ा है, तो यहाँ पे कोई एक व्यक्ति खड़ा है और अपने हाथ में इस प्रकार से लेके कोई एक मैग्नेट को इस प्रकार से लटका रहा है। तो बताइए जब ये मैग्नेट को लटकाएगा तो क्या देखने को मिलेगा, ये क्या है भाई, साउथ पोल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैग्नेट का नॉर्थ पोल आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साउथ पोल आएगा। समझ में आया? इसीलिए जब भी आप फ्रीली कोई भी चीज को लटकाते हैं स्वतंत्रता पूर्वक, ध्यान से समझिएगा, जब भी आप यहाँ पे जो आपने लिखा है स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक हमेशा क्या होता है, उत्तर दक्षिण की दिशा में स्थित होता है। उत्तर दक्षिण की दिशा में स्थित क्यों होता है, क्योंकि जो पृथ्वी की जो मैग्नेट है ना, ये जो ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं मैग्नेट का पार्ट, वो होता है साउथ पोल, और नीचे जो होता है पृथ्वी का, ये पृथ्वी का मैग्नेट है। और जब आप हाथ में लेके लटका रहे होंगे तो यहाँ पे साउथ पोल है ना भाई, तो हमेशा क्या होगा, उत्तर से दक्षिण की ओर ये क्या होगा आपका, उस मैग्नेट वो आपका अलाइन हो जाएगा, दिशा को दिखाएगा। समझे या नहीं समझे, ये बताइए। अगर आप कोई भी मैग्नेट को लेकर के अगर इस प्रकार से फ्रीली लटका रहे होंगे, तो इस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है और ये जो साउथ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल किस ओर अट्रैक्ट होगा, इस ओर, और ये साउथ पोल किस ओर अट्रैक्ट होगा, इस नॉर्थ पोल की तरफ। और ये क्या है आपका, ये पृथ्वी का मैग्नेट है। ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना गया है कि पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, इस कारण पृथ्वी हमारी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो अगर मैग्नेट है तो वहां पे भी क्या होगा, ध्रुव होगा। समझ में आया? तो ये रीजन है, जो आप कभी भी फ्रीली कोई भी अगर आप मैग्नेट को लटका रहे होते हैं तो वो अलाइन हो जाता है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, इसके पीछे का रीजन यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट है, अब एक पॉइंट आपको समझना होगा मैग्नेटिक फील्ड के बारे, यानी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। जैसे कि देखिए, आप अपने घरों में कुत्ते पाले हुए होंगे भाई, है ना, या आपके कॉलोनी में मान के चलते हैं, जैसे ये आपका एक कॉलोनी है और ये आपका दूसरा कॉलोनी है, यहाँ पे कोई कुत्ता है, ठीक है, ये आपका कोई डॉग है। अब इस एरिया में यहाँ का कुत्ता अगर अंदर आएगा तो क्या करता है, भौंकना स्टार्ट करता है, मार के भगा देता है। लेकिन ये अगर यहाँ पे है तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, यानी इसका भाई जलवा है इतना दूर तक ही। उसी प्रकार कोई भी अगर आप मैग्नेट को ले रहे हैं ना, जैसे ये आपका मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट के कारण क्या होता है ना, इसका कुछ एक क्षेत्र बन जाता है, उस क्षेत्र तक इस मैग्नेट का प्रभाव देखने को मिलेगा। और ये जो क्षेत्र होता है उसे ही हम कहते हैं चुंबकीय प्रभाव, जिसे हम क्या, चुंबकीय क्षेत्र, यानी ये जो क्षेत्र या जो एरिया है उसे हम क्या नाम देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का। डेफिनेशन पढ़िए क्या लिखा गया डेफिनेशन में, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच अदर मैग्नेट और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और मूविंग चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये जो आपका मैग्नेट है, इस मैग्नेट का एक सर्टेन रीजन हो गया है, ये रीजन तक क्या है, इसका अपना एक प्रभाव देखने को मिलेगा। इट मीन्स क्या, कि अगर आप इस रीजन तक, इस रीजन के अंदर आप कोई भी अगर आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ले आते हैं, जैसे कि आपका आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, या कोई मैग्नेट ही ले आते हैं, या कोई मूविंग चार्ज आप ले आते हैं, तो यहां पे इसके बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा। डिपेंड कर रहा है कि नॉर्थ टू नॉर्थ अटैच हो रहा है या नॉर्थ टू साउथ अटैच हो रहा है। यानी कि अगर आप इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, लोह चुंबकीय पदार्थ, यानी कि लोहा, कोबाल्ट, निकेल, या कोई चुंबक कोई ले आते हैं या कोई गतिमान चार्ज को ले आते हैं, तो वहां पे क्या होगा, एक फोर्स एग्जैक्ट कर रहा होगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप कोई भी आयरन को रखिए, कोबाल्ट को रखिए, निकेल को रखिए,
या कोई यहाँ पे चुंबक को रख रहे हैं या कोई चार्ज मूविंग चार्ज यहाँ रख रहे हैं ना, तो यहाँ पे कोई फोर्स काम नहीं करेगा इस मैग्नेट के ऊपर या इस आयरन के ऊपर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसका इतना दूर तक ही है। चलिए ये पॉइंट भी समझ में आ गया आपका। चुंबकीय क्षेत्र भी समझ में आ गया कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। चुंबक का एक ऐसा रीजन है कि उस रीजन तक अगर कोई मैग्नेट को लाते हैं या कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को लाते हैं तो वहां पे क्या करेगा, एक फोर्स काम कर रहा होगा। हिंदी में भी लिखा गया है क्या कि किसी भी चालक के चारों तरफ किसी भी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें अन्य चुंबक या गतिमान आवेश या लो चुंबकीय पदार्थ, जैसे लो चुंबकीय में आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, तो प्रतिकर्षण या आकर्षण का अनुभव आपको देखने को मिलता है, उसे ही आप चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि आपका एक मैग्नेट है और इसका ये पूरा का पूरा क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर आप आयरन को यहाँ पे रखिएगा या कोई एक मैग्नेट को यहाँ रखिएगा तो कोई फोर्स काम नहीं करेगा, लेकिन जैसे यहाँ पे अगर आप कोई आयरन ले आते हैं या कोई चुंबक ले आते हैं तो यहाँ पे यहाँ पे फोर्स काम करेगा, अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉपर्टी क्या है, अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा पहले उसको पढ़ लीजिए, 7वां पॉइंट में, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। हिंदी में चुंबकीय बल रेखाएं की जो दिशा होती है, देखिए अभी मैंने आपको क्या कहा कि जब कोई आपके पास मैग्नेट होता है, जैसे कि आपके पास मैग्नेट है, ठीक है, ये है आपका नॉर्थ पोल, ये है आपका साउथ पोल, तो इसके चारों तरफ क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो उत्पन्न हुआ ना, किस कारण, इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है इस चुंबक से, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही समझिएगा, यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं को ही समझाना मैं आपको यहाँ पे चाहता हूं। ये क्या होता है, यहाँ ये बोला जा रहा है कि जो आपका ये जो मैग्नेट है, ठीक है, देखिए पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको समझिए। चुंबकीय बल रेखाएं की जो दिशा है, यानी ये जो आप मैग्नेट देख रहे हैं ना, इस मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो निकल रही है, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं जो निकल रही है, चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है। तो देखिए ये मैग्नेट है, मैग्नेट के बाहर से अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली है इस प्रकार से, ठीक है, तो ये नॉर्थ टू साउथ जाती है, ये डायरेक्शन आप दिखाएंगे। ये आप इसको आप मैग्नेट क्या है, ये आपका मैग्नेट है, तो मैग्नेट के बाहर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, किधर जाएगा, नॉर्थ टू साउथ जाएगा। उसी प्रकार से एक और मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखा दिया इस प्रकार से, तो ये क्या है, मैग्नेट के बाहर का है ना भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो ये भी किधर जाएगा, नॉर्थ टू साउथ जाएगा। एक और मैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बना दूं, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं बना दूं, तो ये भी किधर है, मैग्नेट के बाहर है, तो ये भी किधर जाएगा, नॉर्थ टू साउथ जाएगा। पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। अब देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ऐसा नहीं है, ये आपको एकदम नहीं समझना है कि यहां से स्टार्ट हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और यहां पे आके खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता भाई। देखिए क्या होता है, इसको भी समझिए। ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई है, ऐसे आती है और इस मैग्नेट के अंदर फिर जाती है और एक कर्व बना लिया। देखिए ये कर्व आपका बना या नहीं बना, ये एक क्लोज कर्व बन चुका है, देखिए इस प्रकार से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज कर्व बनाती है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि यहां से स्टार्ट होती है और यहां आके खत्म हो जाती है, ये इस प्रकार से क्लोज कर्व बना लेती है। लेकिन अब देखिए जब मैग्नेट के अंदर ये जब आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आया तो इसका डायरेक्शन क्या हुआ, ये साउथ टू नॉर्थ है, यानी कि यही आपको यहां पे लिखा गया है। देखिए यहां पे यही लिखा गया है कि चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है, जबकि चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है ना, यही बात यहां पे लिखा गया है। यानी मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ, बट मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ। जैसे एक और मैं आपको यहां दिखा दूं, जैसे कि एक और आपका ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस यहां से निकला है, ये चुंबक के बाहर है, तो ये डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ आया है। अब जैसे अब यहां तो रुकेगा नहीं, ये आके क्या बनाएगा, क्लोज कर्व बनाएगा इस प्रकार से, तो ये इसके मैग्नेट के अंदर इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या बनाता है, एक क्लोज लूप बनाता है या क्लोज कर्व बनाता है इस प्रकार से। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कोई स्टार्टिंग या एंड पॉइंट नहीं होता, ये भी आपका एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए भाई ये आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रॉपर्टीज में। देखिए यहाँ पे वही फिगर में आपको दिखाया गया है कि देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है मैग्नेट के बाहर, ये किधर जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ है ना, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, तो नॉर्थ टू साउथ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। देखिए नॉर्थ टू डायरेक्शन ये दिखाया गया है, ये डायरेक्शन देखिएगा तो नॉर्थ टू साउथ, यहां से जाइए तो नॉर्थ टू साउथ। लेकिन
अब मजे वाली बात है, जैसे ही मैग्नेट के अंदर अगर आप देखेंगे तो मैग्नेट के अंदर जो ये आपका जो ये लाइन आया मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस प्रकार से आ रहा है, यानी कि साउथ टू नॉर्थ आ रहा है, ठीक है। उसका ये भी अगर आ रहा तो आप देखेंगे ये भी इस प्रकार से यानी कि साउथ टू नॉर्थ जा रही है। तो ये आपको याद रखना है। और एक पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देखिए ये मैंने यहाँ लिख दिया है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्या करता है, एक क्लोज कर्व बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रॉपर्टीज में। The tangent at any point of a magnetic field lines gives direction of net magnetic field at that point। देखिए ये बोला गया है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, ठीक है, जैसे मान के चलते ये आपका मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो यहाँ से क्या निकल रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस निकल रहा है, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस निकल रहा है। अच्छा डायरेक्शन बताइए तो कैसे है, देखिए ये मैग्नेट, ये जो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या मैग्नेट के बाहर है, यानी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन होगा, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन होगा। इसका भी क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन होगा, इस प्रकार से जाएगा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ठीक है। और ये फिर इंटर करेगा इंदर तो साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा। उसी प्रकार ये भी आपका जब इंटर करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, साउथ टू नॉर्थ। और ये जगह अंदर आ रहा है, ये मैग्नेट के अंदर आ रहा ना, ये मैग्नेट के अंदर आ रहा तो ये डायरेक्शन होगा साउथ टू नॉर्थ। और ये मैग्नेट के बाहर जा रहा तो ये बाहर का डायरेक्शन ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। अब आइए यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो आपका ये सब क्या है आपकी, ये क्या है आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यानी कि चुंबकीय बल रेखा है। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे कोई भी एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, जैसे कि इस पॉइंट पे आपने एक टेंजेंट खींच दिया, तो ये क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। इस पॉइंट में आपने कोई टेंजेंट खींच दिया तो ये मैग्नेटिक फील्ड का लाइन, इस टेंजेंट पे, इस पॉइंट पे आपने कोई स्पर्श रेखा खींच दिया, टेंजेंट खींच दिया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस बताएगा, ठीक है। बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन होता है, कैपिटल बी। तो यहीं पर यहाँ पे लिखा गया है क्या, The tangent at any point of a magnetic field lines gives direction of net magnetic field at that point। यानी चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर कुल चुंबकीय क्षेत्र को बतलाती है। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा, ये आपका क्या है, मैग्नेट है, और ये आपकी क्या है भाई, ये आपकी क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या किया गया, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिया गया है, इस पॉइंट में एक टेंजेंट खींच दिया, तो ये क्या बताएगा, टेंजेंट चुंबकीय क्षेत्र को बतलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को, ये आपका पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड को बतलाएगा। चलिए तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट में अगर आपने कोई टेंजेंट या स्पर्श रेखा खींच दी तो वो क्या बतलाता है, मैग्नेटिक फील्ड को बतलाता है। आगे चलिए, अच्छा एक चीज को ये समझिएगा, देखिए मैं एक आपको मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका एक ये मैं दिखा रहा हूँ, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड हो गया ये आपका, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड का, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है भाई। ये सारे क्या है, ये आपका क्या है, चुंबकीय बल रेखा है, यानी ये क्या है, चुंबकीय बल रेखा, यानी क्या है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और एक आपको मैंने इस प्रकार से दिखाया है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। चलिए भाई ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब ये जो आपका यहाँ पे एक मैं पॉइंट ले रहा हूँ, ये हो गया आपका ए पॉइंट, और यहाँ पे मैंने लिया है एक पॉइंट आपका बी पॉइंट, ठीक। अब मैं यहाँ पे इस ए पॉइंट में एक गोला कर रहा हूँ, देखिए इस साइज का मैंने गोला जो किया है ना, सेम इसी साइज का मैं यहाँ पे भी गोला करूंगा, सेम ये इतना ही बड़ा साइज का मैं एक गोला कर रहा हूँ। देखिए शायद मैंने थोड़ा बड़ा ही कर दिया बी में, सेम साइज का मैं क्षेत्र एरिया लूंगा, थोड़ा और बड़ा हो गया, ये थोड़ा और छोटा, ये आपका सेम एरिया का मैंने लिया, सेम एरिया। अब देखिए क्या हो रहा है, बी पॉइंट का ये एरिया है, ठीक है, और आपका ये ए पॉइंट का ये एरिया है ना, ए पॉइंट का एरिया है। अब आप बताइएगा पॉइंट ए में जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है, कितने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस गुजर रही है, तो देखिए एक तो ये हो गया, एक ये गुजर रही है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है, यानी 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यानी कि 4 क्या है, चुंबकीय बल रेखा है। और पॉइंट बी में आप क्या देखेंगे, मात्र और मात्र केवल एक चुंबकीय बल रेखा, यानी कि केवल एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, चुंबकीय बल रेखा है। तो आपसे इस प्रकार से फिगर देके पूछा जाएगा पॉइंट ए और पॉइंट बी में किसकी सबसे, या फिर किस पॉइंट में सबसे ज्यादा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो भाई जहां सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेगी वहीं पे ना, यानी कि पॉइंट ए में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट बी से। अब यहाँ पे आपसे पूछ ले पॉइंट ए में यहाँ पे, या पॉइंट बी यहाँ पे, या कहीं पे भी, तो देखिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, ये यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर में आपको दिखाया जाए, इसलिए मैंने लिया है। इसको आपको समझना है कि इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मैग्नेटिक फील्ड का,
इसलिए चाहे आप इस पॉइंट में पूछे चाहे इस पॉइंट में भी पूछे, सभी जगह कितना होगा, सेम मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन जब इस प्रकार से नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही होगी, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो जहां पे सबसे ज्यादा क्लोजनेस होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझ में आया? चलिए, यही प्रॉपर्टीज अगला लिखा गया, क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। क्या लिखा गया है? क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जहां पर चुंबकीय बल रेखा ज्यादा क्लोज होती है वो मजबूत चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। जैसे कि देखिए, ये पॉइंट ए में कितना हो गया, 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और यहाँ पे मात्र 2 है, तो पॉइंट ए पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। और ये आपको क्या बतला रहा है? ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को बतला रहा है। और ये क्या बतला रहा है भाई? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को बतला रहा है, ये वाला, ठीक है ना। ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है। अंतिम प्रॉपर्टीज, चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी। अच्छा, अभी भाई नमन कोण को भी समझाना होगा मुझे, बहुत कुछ है भाई। चलिए, 10वीं प्रॉपर्टीज क्या है, चलिए देखते हैं भाई। 10वीं प्रॉपर्टीज में क्या बोला गया? 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। देखिए, 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द, यहां मैंने इंटरसेक्ट करवा दिया था शायद इस फिगर में, इस फिगर में इंटरसेक्ट नहीं होगा, बाकी चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इस पॉइंट से अब क्लियर कर लेंगे। यहां बोला गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं ना, कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, यही लिखा गया। इंटरसेक्शन पॉइंट एट दैट इंटरसेक्शन नेवर कैन नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉ विच विल शो द 2 डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ सिंगल पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। देखिए क्या यहाँ पे बताया गया, समझिए। जैसे कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। अब ये कहाँ इंटरसेक्ट करी है? इस पॉइंट में। अब देखिए, इस पॉइंट में क्या है, 2 टेंजेंट खिंचाएगा, एक तो ये टेंजेंट खिंचा गया है और एक ये, यानी ए पॉइंट में 2 डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, ये भी डायरेक्शन ये भी डायरेक्शन, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन हो सकता है, ठीक है। इसीलिए जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, नेवर वे इंटरसेक्ट, वही बात यहां लिखा गया। आपका क्या लिखा गया है? लिखा यह गया है कि 2 चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती है, क्योंकि कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं यानी कि 2 टेंजेंट खींची जा सकती है, जो चुंबकीय क्षेत्र की एक ही बिंदु पर 2 दिशाएं दिखाएगी, जो असंभव है। यानी एक पॉइंट पर 2 डायरेक्शन हो ही नहीं सकता मैग्नेटिक फील्ड का, ये पॉसिबल नहीं। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट। और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे भाई? मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस है उस पर हम एक टेंजेंट खींच करके, तो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसने इंटरसेक्ट कर लिया इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे एक तो ये टेंजेंट बनेगा और एक टेंजेंट ये बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा या ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस ए पॉइंट पे कोई एक ही मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है ना, इसीलिए ये नेवर भी इंटरसेक्ट है। चलिए, ये हो गया आपका काम खत्म। अब आइए, नमन कोण एक हमें पढ़ना है, ठीक है। नमन कोण क्या होता है इसको समझिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। क्या है नमन कोण? यानी एंगल ऑफ डीप के बारे में, इसके बारे समझते हैं। देखिए क्या है, पहले क्या लिखा हुआ डेफिनेशन को समझिए। जब चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वह क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है ना, उस कोण को ही, यानी कि जो हॉरिजेंटल, यानी कि चुंबक को यानी कि मैग्नेट को जब आप फ्रीली लटका रहे होंगे, सस्पेंड कर रहे होंगे, तो जो हॉरिजेंटल जो एंगल बनाएगी, वो एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? नमन कोण कहते हैं, ठीक है। देखिए यहां एक पॉइंट लिखा गया, पृथ्वी जो है खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। मैंने बताया आपको, इसमें मैग्नेट जैसे क्या होते हैं? गुण होते हैं। पृथ्वी मैग्नेट नहीं है, इसमें बिहेवियर हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है मैग्नेट की तरह, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि पृथ्वी के गर्भ में एक क्या है? मैग्नेट है। चलिए इसको समझते हैं नमन कोण के बारे में। यहां पे आपको सबसे पहले मैं एक अर्थ का स्ट्रक्चर दिखा दिया हूं। ये आपका क्या है भाई? उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। यहां पे तक कोई दिक्कत है? बताइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया आपका उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। अब आपको क्या पता है? आपको क्या पता है कि इस पृथ्वी क्या है? इस पृथ्वी के गर्भ में एक मैग्नेट है। मैं इस मैग्नेट का भी स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं इस प्रकार से, ठीक है। और यहां पे क्या होगा? ये साउथ पोल होगा और ये क्या होगा? नॉर्थ पोल। ड्यू टू यहां पे साउथ है तो ये नॉर्थ होगा, और यहां पे नॉर्थ है तो यहां पे साउथ होगा, ठीक है। अब आपने कोई फ्रीली सस्पेंडेड कर दिया इस प्रकार से, ठीक है, कोई भी मैग्नेट को, तो भाई सिंपल सी बात है, ये साउथ है तो यहां पे क्या आएगा? नॉर्थ पोल आएगा, और यहां पे क्या आएगा? साउथ पोल आएगा। तो ये जो हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बनाएगी, ठीक है ना, ये फिगर यहां सही से नहीं बना, इस फिगर को मैं यहां पे बनाता हूं।
या फिर यहाँ पे फिगर बनाया गया है, देखिएगा इस फिगर को ध्यान से देखिए, यहाँ बनाया गया भाई, देखिए यहाँ फ्रीली हमने क्या किया, एक मैग्नेट को टांग दिया है, लटका दिया इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए ये साउथ पोल है, पृथ्वी की मैग्नेट की ये पोल है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ है। तो जो आप लटका रहे होंगे वो ये क्या आएगा आपका, नॉर्थ आएगा, ये साउथ है तो ये क्या आएगा, नॉर्थ ही आएगा, आएगा ना भाई, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या यहाँ पे, तो यहाँ से आप क्या किए, एक हॉरिजेंटल लाइन खींच दिए, ये आपने हॉरिजेंटल लाइन खींच दिया आपने, और हॉरिजेंटल के साथ ये जो मैग्नेट एंगल बनाता है इसी को आप क्या कहते हैं, नमन कोण कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने कोई एक मैग्नेट को इस प्रकार फ्रीली लटका दिया आपने इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या साउथ पोल है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका नॉर्थ पोल आएगा, और यहाँ पे साउथ पोल हो जाएगा। तो ये जो एंगल बना है हॉरिजेंटल के साथ इसी को आप क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डीप, ये होता है आपका नमन कोण। अब देखिएगा ये नमन कोण के बारे क्या क्या सवाल बनेगा, इसको समझते चलिएगा। देखिएगा ये हो गया आपका विषुवत रेखा, ठीक है, इक्वेटर लाइन हो गया, ठीक है, विषुवत रेखा हो गया आपका, ये हो गया विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर लाइन हो गया। ये हो गया आपका कर्क रेखा, और ये हो गया आपका मकर रेखा। भर भर के क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे आपको। और ये हो गया आपका क्या, नॉर्थ पोल, और ये हो गया आपका साउथ पोल, ठीक है, ठीक है साहब। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, जब आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप विषुवत रेखा पे खड़े हैं, ठीक है, और आपने फ्रीली कोई भी एक मैग्नेट को इस प्रकार से लटका दिया है, तो यहां पे बताइए एंगल ऑफ डीप कितना होगा। तो देखिए विषुवत रेखा पे थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री होती है। और आप इससे ये हमने आपको क्या बताया था कि आपकी जो मैग्नेट है ना, ये हमें डायरेक्शन बतलाती है। तो आप जैसे ही विषुवत रेखा पे खड़े हो जाएंगे ना, तो आपका मैग्नेट बिल्कुल इस प्रकार से, आप जब लटकाएंगे तो इस प्रकार से मैग्नेट हो जाएगा। तो आप इसका मतलब क्या है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0 डिग्री। इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा आप कहाँ पे, विषुवत रेखा पे है। या फिर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, और यहाँ से खड़ा होकर के जब कोई मैग्नेट को इस प्रकार से, एक मिनट, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा, एक मिनट भाई, एक मिनट, यहाँ पे इसको मैं दिखा रहा हूँ, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ठीक है। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हो गया, ठीक है, और यहाँ से खड़ा होकर के एक मैग्नेट को ये जब लेगा, तो इसका मैग्नेट का जानते हैं स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, आपको ऐसे दिखेगा। जो ये आपका मैग्नेट है ऐसे खड़ा हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा, और ये आपका साउथ पोल हो जाएगा। और अच्छे से मैं आपको दिखलाता हूँ, ये बंदा मैग्नेट लिया है, तो इसका मैग्नेट ना ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर खड़ा हो जाएगा। ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो जाएगा साउथ पोल। ये नॉर्थ है तो ये आपका क्या होगा, साउथ ही होगा, ठीक है। तो अब इसका अगर आप देखिएगा हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बना रहा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यानी क्या कि ध्रुव पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो आप जब मैग्नेट को ले जब लटकाओगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इस प्रकार से स्टैंड अप खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ पे साउथ। अगर आप उत्तरी ध्रुव पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ पे क्या साउथ है, तो ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, नीचे साउथ हो जाएगा, समझे। तो ध्रुव पे जब आप रहेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। चाहे साउथ पोल में हो, चाहे आप उत्तरी ध्रुव पे हो, नॉर्थ पोल पे, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका, विषुवत रेखा पे 0 डिग्री। इट मीन्स जैसे जैसे आप ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आ रहे हैं, तो नमन कोण, नमन कोण, हाँ नमन कोण यानी एंगल ऑफ डीप क्या हो रही है, घट रही है, यानी कि डिक्रीज कर रही है ना। या फिर अगर आप विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी नमन कोण का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्वेश्चन ये सब पूछेगा आपसे। अगर आपसे बोल दे कि कोई व्यक्ति कर्क रेखा पे खड़ा है, और कर्क रेखा से अगर वो विषुवत रेखा की ओर आ रहा है, तो नमन कोण का मान क्या होगा, तो भाई यहाँ पे थीटा की वैल्यू मान के चल तो 60 डिग्री है, तो विषुवत रेखा पे क्या आ जाएगा, 0 डिग्री, यानी घट जाएगा। या आपको बोलेगा कोई व्यक्ति विषुवत रेखा पे खड़ा है और होगा मकर रेखा पे जा रहा है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 40 या 50 कुछ भी होगा, तो थीटा का मान क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। या आपसे बोलेगा कोई व्यक्ति उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पे यहाँ पे खड़ा है, और वो मैग्नेट को बोल रहा हूँ, अगर वो जा रहा होता है उत्तरी ध्रुव की ओर, तो नमन कोण का मान क्या होगा, तो देखिए पहले क्या होगा, घटेगा, घटने के बाद ये फिर क्या होगा, 0 होगा, 0 के बाद क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ने के बाद फिर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम 90 डिग्री। समझ में आया। देखिए जैसे ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा हो गया, ये आपका कर्क रेखा हो गया, और ये आपका मकर रेखा हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया, और ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेट जस्ट ऐसे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। यहाँ पर भी मैग्नेट ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल, ये हो जाएगा साउथ पोल। और यहाँ मैग्नेट बिल्कुल ऐसे हॉरिजेंटल हो जाएगा, ठीक है। और ये हॉरिजेंटल और कैसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साउथ पोल, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल, ठीक है। बताइए, तो यहाँ पे इक्वेटर पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रहेगी, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रहेगी, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रहेगी। अब आपको कहीं भी लेकर के जाया जाए भाई,
मकर रेखा से यहाँ आइए कर्क रेखा में, ठीक है। तो पहले क्या आएगी, यहाँ पे थीटा की वैल्यू मान के चलते 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, जीरो तो होगा नहीं, 60 डिग्री है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी, जीरो होगी, फिर यहाँ पे मान के चलते 60 डिग्री। तो क्या हुआ, थीटा की वैल्यू पहले घटी, फिर जीरो हुई, फिर बढ़ गई। तो अगर आपको बोलेगा कि आप यहाँ पे खड़े हैं और आप यहाँ से यहाँ आ रहे हैं दक्षिणी ध्रुव में, तो क्या होगा, यहाँ 90 डिग्री है, उसके बाद ये वैल्यू घटते घटते क्या आ जाएगा, 0 डिग्री, यानी घटेगा फिर 0 होगा, फिर बढ़ेगा और यहाँ पे ध्रुव पाएंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, ये पॉइंट आपको क्लियर करवाना था, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए, ये फिगर क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया पॉइंट को कि विषुवत रेखा इक्वेटर लाइन पर नमन कोण का मान क्या होता है, 0 डिग्री होता है। उत्तरी ध्रुव और या दक्षिणी ध्रुव की बात की जाए, सॉरी, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल या साउथ पोल, वहां पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ जाने पर नमन कोण का मान क्या होगा, घटेगा, है ना। देखिए कर्क रेखा से अगर आप मकर रेखा की ओर आ रहे हैं तो क्या होगा, थीटा का मान घटेगा, 0 डिग्री होगा, फिर क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। बढ़ के बाद फिर दक्षिणी ध्रुव में आएंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो वही लिखा गया है, शून्य पहले घटेगा, फिर शून्य होगा, फिर बढ़ेगा। अच्छा, अब एक चीज और यहाँ पे समझिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए ये आपका एक मैग्नेट है, ठीक है। इस मैग्नेट का ये आपका क्या है, नॉर्थ पोल है, इसको यहाँ नहीं दिखाएं, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका क्या भाई, ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, ठीक है। तो जो चुंबक की जो लंबाई होती है ना, ये ध्रुव से ध्रुव मापी जाती है, यानी ये चुंबक की लंबाई होती है। ये क्या होती है, चुंबकीय लंबाई होती है। ये क्या होती है, चुंबकीय लंबाई होती है, यानी मैग्नेट लेंथ जो होता है यही होता है, पोल टू पोल। और ये जो लेंथ देखा जाता है ना, इसको हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ, यानी कि ज्यामितीय लंबाई। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई, ठीक है, इसलिए इतना जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ मैंने लिखा है चुंबकीय लंबाई के बारे, ध्रुव की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की जो लंबाई होती है उसको आप चुंबकीय लंबाई कहते हैं। और टोटल मैग्नेट जो लंबाई आप हम लोग जब मापते हैं वो होता है ज्योमेट्रिकल लंबाई। तो इसकी जो रेशियो होती है चुंबकीय लंबाई बाई ज्यामितीय लंबाई, वो क्या होता है, 5/6 होता है, ठीक है। समझिए, अब यहां से बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये रेशियो याद रखिएगा, ये रेशियो है आपका चुंबकीय लंबाई बाई ज्यामितीय लंबाई, ठीक है। चुंबकीय लंबाई बाई ज्यामितीय लंबाई, इसका वैल्यू होता है 5/6, यानी कि इसका वैल्यू क्या आएगा भाई, 0.6848, 0.8, यानी इसको अब वैल्यू क्या है, 1 से कम है। इसलिए ये भी आपको इक्वेशन याद रखना है कि जो चुंबकीय लंबाई है बाई ज्यामितीय लंबाई लेस देन 1 होगा, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या किया, आपसे एग्जाम में पूछ लिया, ये क्या किया, इसको उल्टा करके कि यहाँ ऊपर में लिख दिया ज्यामितीय लंबाई, अब ये पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए ज्यामितीय लंबाई बाई चुंबकीय लंबाई, ठीक है, चुंबकीय लंबाई, और अब दे दिया ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। तो भाई यहाँ पे सिंपल सा है ना, है, देखिए चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई क्या हो जाएगा, ये 6/5 हो जाएगा। ज्यामितीय लंबाई तो भाई सबसे, ऐसे भी देखिए ना, ज्यामितीय लंबाई तो सबसे ज्यादा है ना चुंबकीय लंबाई से, तो 6 क्या है, 5 से ज्यादा है, तो ज्यामितीय लंबाई की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गए, चुंबकीय लंबाई की वैल्यू 5 हो गए। अब इसका वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा, 5 पॉइंट क्या आ जाएगा भाई, 5 एकम 5 1, 5 दूनी 10, 12 25 60 है ना। तो 1.2 1 से ज्यादा आया है, तो इस केस में आप क्या लिखेंगे भाई, ज्यामितीय लंबाई बाई चुंबकीय लंबाई को क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। तो ये सब कैलकुलेशन मैथ वाला याद रखिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा कि ऑप्शन वगैरह क्या है, फंसा लिया जाएगा आपको इन सारे ऑप्शन में आपको दे करके, और फंसाया भी गया आपको एग्जाम में। चलिए, तो ये हो गया आपका पूरा प्रॉपर्टीज खत्म, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फेरोमैग्नेटिक, ये सॉरी, कैसे मैग्नेट को हम लोग चेंज करेंगे, पैरामैग्नेटिक, ये सब देखेंगे। इसके बाद फिर फैराडेज लॉ देखेंगे, मैक्सवेल का लेफ्ट राइट हैंड रूल देखेंगे, डायनेमो मोटर्स देखेंगे, ट्रांसफार्मर फिर इसी में इन कर जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ये सारे पार्ट खत्म करते हुए फिर हम लोगों का ये मैग्नेटिज्म चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था आज का क्लास, काफी इंपॉर्टेंट था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। बेस यहीं से निकलेगा आपका मैग्नेटिज्म चैप्टर, ये टफ नहीं लगेगा। देखिए कहीं भी चीजें समझने में मुझे नहीं लगता है कि एक सिंगल लाइन दिक्कत हुई होगी। इसका जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको अभी तो भाई इसमें बहुत चीज पढ़ना है, इंपॉर्टेंट लॉज वगैरह सब चीज है, तो वहां से जब आप सवाल बनाना सीखने लगेंगे खुद से ना, तब आपको मजा आएगा चैप्टर में। बाकी इसी प्रकार से हर चैप्टर को मैंने खत्म भी किया है, तो जो चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, मिलके जुड़िए, बहुत शानदार वे में चीज़ों को खत्म किया जाएगा। तब तक के लिए भाई धन्यवाद।